हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा वन डेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग लुसेंट जीके की महा मैराथन सीरीज कर रहे हैं और आज जो है लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वेदांग के बारे में, पुराण को डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 से 3 मिनट में आपका जो प्रीवियस लेक्चर था उसको रिकैप करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कल जो है हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो देखिए दोस्तों, कल जो है हम लोग पहली चीज तो हम लोग लुसेंट जीके पढ़ रहे हैं और लुसेंट जीके में हमने सबसे पहला जो है स्टार्ट किया पढ़ना इतिहास को। और हम देखे थे कि इतिहास को जो है हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक जो है भारत का इतिहास है और एक जो है वो विश्व का इतिहास है। और हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किए थे और हमने देखा था कि जो इंडियन हिस्ट्री होती है वो जो है 3 पार्ट में जो है डिवाइड होती है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री जिसको प्राचीन इतिहास बोलेंगे, एक है मेडिवल हिस्ट्री और एक आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हमने सबसे पहले शुरुआत किया था एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना और इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैं आपको बताया था कि कुछ सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो कितने सोर्स होते हैं? तो सिर्फ मात्र 4 सोर्स हैं जो कि कल की मैंने वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो सोर्स होते हैं किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए, जो सोर्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है धार्मिक ग्रंथ जिसको रिलीजियस स्क्रिप्ट बोलते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है आपका हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ बोलते हैं। जो आपका तीसरा है उसको हम बोलते हैं फॉरेनर रिकॉर्ड यानी कि जो हमारे देश में विदेशी यात्री आए हुए हैं वो जो है बहुत सारी किताबें लिखे हैं, उनकी किताबों से जो है हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है जिससे हमें इतिहास का पता चलता है। और जो सबसे लास्ट जो है चौथा सोर्स है वो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस यानी कि पुरातात्विक संबंधित स्रोत। यानी कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है कुछ पकी हुए ईंट मिले हैं, कुछ हमें मूर्तियाँ मिली हैं। आप किसी इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ सिक्के मिलेंगे जिसपे राजा का नाम लिखा होगा, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो वो सारे स्रोत किस में आते हैं? वो आते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस में। तो हमने ये चीज़ पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा था रिलीजियस स्क्रिप्ट को यानी कि धार्मिक ग्रंथ को। और धार्मिक ग्रंथ में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने धार्मिक ग्रंथ में वेद को कल की वीडियो में डिस्कस किया था। वेद में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि वेद जो है वो 4 होते हैं। सबसे पहला सवाल था कि वेद को संकलन किसने किया था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने जो है वेद को संकलित किया था। तो वेद के बारे में सारी जानकारी कल हम लोग लिए थे। वेद में हमने पढ़ा था कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उनकी पूरी डीपली जानकारी मैंने कल की वीडियो में दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मैंने कल आपको बोला भी था कि आप कभी भी भूलिएगा भटकिएगा तो आप इस स्लाइड पे आ जाइएगा, यानी कि इसी स्लाइड के माध्यम से हम पढ़ेंगे। कल हमने वेद को पढ़ा था, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, पुराण पढ़ने वाले हैं, वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी बचे हुए आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उन सारी चीज़ों का हम जो है विवरण लेंगे आज। और साथ ही में हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ को भी आज पढ़ेंगे, यानी कि इसके बारे में पूरा जो है कंप्लीट नॉलेज आज की वीडियो में रहेगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझना जो है प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस जो है वीडियो में, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम वेदांग को। और इस वेदांग को हम क्या बोलते हैं? सूत्र साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र साहित्य। अब देखिए दोस्तों, वेदांग और पुराण दोनों में क्या अंतर होता है वो भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले वेदांग पढ़ लीजिए, देन हम पुराण को समझेंगे। तो वेदांग क्या है? वेदांग जो है वेदों को समझने हेतु रचित किया गया था इसे। यानी कि वेद में आपने पढ़ा कि ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं है। तो उनको समझने के लिए हम क्या बनाते हैं? वेदांग बनाते हैं। और टोटल जो वेदांग हैं वो 6 तरीके के वेदांग बनाए गए हैं। यानी कि ये वेद के ही एक पार्ट हैं और ये 6 वेदांग आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में ये वेदांग के 6 पार्ट पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही पूछेगा वेदांग कितने होते हैं? तो आप जवाब दोगे 6। वो कौन कौन से होते हैं समझिएगा। सबसे पहला है शिक्षा, यानी कि शिक्षा नामक एक वेदांग बनाया गया है। अब देखिए ये सारी किताबें हैं, क्या हैं? ये सारे ग्रंथ हैं। तो ये जो वेदांग है, जो शिक्षा है, ये जो है आपका एक किताब है, एक ग्रंथ है जिसमें हमें बताया गया है उच्चारण के बारे में, यानी कि उच्चारण को एक्सप्लेन किया गया है
शिक्षा जो है वेदांग में। दूसरा वेदांग है वो कल्प है। कल्प में जो है रस्म और समारोह को जो है एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि आपको मैंने कल बताया था कि जो यजुर्वेद है उसमें जो है यज्ञ, रस्म, समारोह जो होते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जो लोग, वो सारे जो है आपके यजुर्वेद में मिलते हैं। तो उन सभी का संकलन जो है वो कल्प वेदांग में है। ठीक है, व्याकरण से हमें व्याकरण की जानकारी मिलती है। जो आपका चौथा है वो निरुक्त है, यानी कि इसमें शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ओरिजिन ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रकार का वेदांग है। पांचवा जो है वो छंद है और छठा जो है ये ज्योतिष है। तो वेदांग से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे पूछ लेगा वेदांग कितने हैं, और वेदांग के 6 नाम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं पुराण के बारे में। तो वेदांग और पुराण में अंतर समझिएगा। वेदांग जो है वो वेदों को समझने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो पुराण है दोस्तों, पुराण में जो है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। पुराण जो है, जैसे भगवत पुराण आप पढ़ेंगे, मत्स्य पुराण पढ़ेंगे, गौर पुराण पढ़ेंगे, यानी कि पुराण जो है आपके महाभारत हो गए, आपका जो है रामायण हो गया, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे जो है पुराण में ही आते हैं। यानी कि किताब बनाई गई है। जैसे रामायण को आपको रामायण में यानी कि राम के जीवन के परिचय के को रामायण में दिया गया है। जो महाभारत है वहाँ पे बताया गया है किस तरीके से भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को ज्ञान वगैरह दिया है। ये सारी चीज़ें किस में बताई गई है, पुराण में। तो कई तरह के पुराण होते हैं। टोटल जो है हमें कितने पुराण पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही पुराण पढ़ने हैं। सबसे पहले पुराण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से पुराण पढ़ने हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पुराण के जो रचयिता हैं वो कौन हैं, तो वो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। कौन है, लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये जो है पुराण के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश पुराण जो है ये संस्कृत श्लोक में रचित हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कि पुराण जो है वो किस श्लोक में ज़्यादा से ज़्यादा लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुराणों का जो पाठ करते हैं ना, उनको हम पुजारी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे उन्हें सुन सकते थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्त्री और शूद्र की स्थिति थी उस समय कैसी होगी। यानी कि पुराण बने तो थे, लेकिन वो स्त्री और शूद्र के लिए नहीं बने थे, वो सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे। जो पढ़ते थे उनको क्या बोलते थे, हम पुजारी बोलते थे। यानी कि स्त्री शूद्र पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उसे सुन सकते थे। तो ये 5 पॉइंट जो है हमने पुराण के बारे में परिचय पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से पुराण हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, टोटल जो पुराणों की संख्या है वो 18 पुराण है। कितने पुराण, अगर आपसे पूछेगा पुराणों की संख्या तो आप बताएंगे 18। तो क्या आपको ये 18 पुराण पढ़ने हैं? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पुराण आपको ध्यान देखना है, कौन कौन सा आपके सामने लिखा गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, अब मैं बोल दूं दोस्तों कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए, मैं लुसेंट जीके के एक एक फैक्ट को विथ फ्लो चार्ट और डायग्राम की मदद से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, और यहाँ पे आएंगे तो एक दूसरे से चीज़ें लिंक मिलेंगी। और इसमें क्या मैंने कवर किया है कि लुसेंट के एक एक फैक्ट को मैं इसमें कवर किया हूँ, एक भी चीज़ जो है छोड़ने वाला नहीं हूँ, और कोई भी चीज़ उसके बाहर से भी नहीं पढ़ाऊँगा। यानी कि जो चीज़ें लुसेंट में लिखी गई हैं वही सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। बस लुसेंट की लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, हमने कोशिश उसे डिकोड करने की है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास लुसेंट की किताब होनी चाहिए, लुसेंट जीके की किताब आपके पास होनी चाहिए। लेक्चर को देख लीजिए और आप देखेंगे कि ये दूसरे तीसरे पेज पे सारी जानकारी लिखी गई है, बस बहुत ही लेंदी वे में लिखी गई है। मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है पूछा जाता है आपसे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। और पूछा जाएगा आप सब विष्णु पुराण का संबंध किससे है, तो मौर्य वंश से है। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। अब ये समझिए कि कौन सा पुराण जो है किस वंश से संबंधित है, और इसको याद करने की मैं कुछ निमोनिक ट्रिक भी आपको दूंगा ताकि चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाएँ आप। तो देखिए, मत्स्य पुराण का अगर संबंध पूछेगा आपसे तो ये आंध्र सातवाहन वंश से है।
अगर आपसे विष्णु पुराण का पूछेगा तो ये मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से है। ब्राह्मण पुराण का जो है ये पुरु वंश से है और इसको महापुराण भी कहते हैं। जो भागवत पुराण है दोस्तों, इसका जो संबंध है वो श्री कृष्ण की भक्ति से है। अब ध्यान दीजिए, ये जितने भी पुराण हैं सब में जो है राजाओं के वंशावली के बारे में पता चलती है, यानी कि राजा हैं, उनके बेटे जो है किस तरह से राज करते हैं, उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो सारी चीज़ें इस पुराण में बताई गई हैं। आई बात समझ में? तो अब इसको याद करने का कुछ ट्रिक बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें विष्णु पुराण को याद करना है तो विष्णु को मौर्य से याद कर सकते हैं। विष्णु जो है ये इस नाम से आपको भगवान श्री कृष्ण की तो याद आ ही जा सकती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने जो है सर में हमेशा क्या रखते थे? मौर्य का पंख रखते थे। ऐसे याद कर सकते हैं कि विष्णु का संबंध मौर्य से है। ठीक है। अच्छा, वायु का संबंध किससे है? गुप्त से है। इसको कैसे याद करेंगे? तो बताइए, वायु को किसी ने देखा नहीं है, वो हमेशा क्या होती है? सीक्रेट होती है, गुप्त होती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ब्राह्मण का संबंध पुरु वंश से, इसको कैसे याद करेंगे? तो ऐसा समझ सकते हैं आप कि जो पुराण है वो कौन पढ़ते थे? ब्राह्मण पढ़ते थे, यानी कि जो पूर्वज लोग हुआ करते थे वो क्या होते थे? ब्राह्मण थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं ब्राह्मण का संबंध पुरु वंश से है। ठीक है। इनको महापुराण भी कहते हैं। भागवत पुराण जो है वो श्री कृष्ण से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सबके गांव में भागवत होता है। तो भागवत में क्या बताया जाता है? श्री कृष्ण की भक्ति से ही बताया जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भागवत जो है श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। तो आई होप आपको वेदांग और पुराण अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे जो है हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और कहना चाहूँगा। जितने भी छात्र जो है इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जो है लुसेंट की जो किताब होती है उसमें सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो ट्रांसलेटेड है, वो बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया है, लुसेंट की हिंदी वाली किताब से फैक्ट को लिखा है और साथ ही में उन सभी के इंग्लिश को भी लिखा है, ताकि चीज़ें जो है आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो आई होप आप इंजॉय ले रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो यज्ञों और कर्म कांडों के विधान को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सब कुछ एक ही जैसा मिलता जुलता है, लेकिन बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, उसे आपको समझना है। देखिए नाम क्या है इसका? नाम है ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जरूर जो है ब्राह्मण लोग ही पढ़ते थे। यानी कि जितने लोगों की शादी होती थी, जितने भी रीति रिवाज होते थे, जितना तंत्र मंत्र होता था, सबकी किताब अलग अलग ये लोग बना लिए और उसी किताब को क्या रख दिया नाम इन्होंने? ब्राह्मण ग्रंथ रख दिया। तो देखिए टोटल कितने वेद हैं? टोटल जो है आपके 4 वेद है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, आपका जो है सामवेद है और अथर्ववेद है। तो 4 वेद हैं, तो चारों के भी क्या होंगे? ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। तो हम चारों के ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किस वेद से संबंधित है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, आपसे पूछ जाएगा जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो उस चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है पूजा पाठ कराने की जो विधि है, जो आपके यज्ञ और कर्म कांड के विधान है, वो सारे किस में डाल दिए गए? ब्राह्मण ग्रंथ में डाल दिए गए। तो देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? सारे नहीं याद करने हैं आपको, इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐतरेय और कौशितकीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं, तो आप जवाब देंगे ऋग्वेद। अब ध्यान दीजिए, यजुर्वेद जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो यजुर्वेद को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको तैत्तिरीय ब्राह्मण बोलते हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से होगा। सामवेद के देख लेते हैं और अथर्ववेद के देख लेते हैं। अब सामवेद में इतने सारे लिखे हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ही आप यहाँ याद रखेंगे, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो सामवेद से इंपॉर्टेंट है, यानी कि संबंधित है। अब समझिए ध्यान से मेरी बात कि अब लुसेंट की तो सारे फैक्ट को हमें कवर करना ही है, इसलिए वीडियो काफ़ी डीप में बन रही है, लेकिन सब कुछ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में।
हम सारे फैक्ट भले ही कवर करा रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। बाकी आप वीडियो को देखिए, किताब को 3-4 बार पढ़ेंगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको अपने आप याद हो जाएंगे, और एक सिस्टम से जब आप समझते जाएंगे तो चीज़ें आसानी से याद होती जाएंगी। अच्छा, अथर्ववेद से कोई पूछे कि अथर्ववेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो है गोपत ब्राह्मण। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि नीचे लिखी गई है नोट में, जितनी भी चीज़ें नोट में लिखी हुई मिलेंगी वो समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नोट में क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़िए। शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है, स्त्री जो है वो एक पुरुष की अर्धांगिनी है। ये जो है किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो आई होप जो है आपको ब्राह्मण ग्रंथ से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अब आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। चीज़ें हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अन्य वैदिक साहित्य के बारे में। अब ध्यान से समझिए, हमने कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी, हमने कहानी स्टार्ट की थी रिलीजियस स्क्रिप्ट से, यानी कि धार्मिक ग्रंथ से। धार्मिक ग्रंथ में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने दोस्तों वेद को पढ़ लिया, हमने जो है वेदांग को पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग जो है पुराण को भी समझ लिए, तो पुराण समझ लिया हमने, और हमने साथ ही साथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बाकी जो चीज़ें बच रही हैं, जो हमने आपको स्लाइड दिखाई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जो बच रही हैं उनको हम किस में कवर करेंगे, अन्य वैदिक साहित्य में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले जो है इसमें एक है मैत्रेयी संहिता। क्या है ये, मैत्रेयी संहिता। तो पूछा जाता है इसके बारे में क्या जानकारी है, हमें ध्यान से समझना है। अब देखिए, मैत्रेयी संहिता में 2 चीज़ की जानकारी मिलती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, हमें समझना भी है। सबसे पहली चीज़ कि इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है, यानी कि स्त्री की स्थिति कैसी बताई गई है, सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। और पुरुष के 3 तरह के दोष बताए गए हैं। वो कौन कौन से दोष हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी पुरुष है, उसके जो है 3 तरह के मुख्य दोष हैं। वो कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो है वो है जुआ। किसी भी पुरुष को यदि बर्बाद होना है तो वो जुआ खेलना स्टार्ट कर दे, तो ये पहला दोष है। दूसरा दोष क्या है, दूसरा दोष है स्त्री। स्त्री के पीछे मत पड़ना आप, नहीं तो कोई भी पुरुष बर्बाद हो सकता है, ये दूसरा दोष है। और जो तीसरा दोष है ये जो है आपका, जो तीसरा दोष है आप जुआ शराब। क्या है, शराब, इसको भी समझ लीजिए, यानी कि आपको शराब के भी पीछे नहीं भागना है। तो पुरुष के 3 जो है मुख्य दोष बताए गए हैं, और आप जो है देखेंगे ये सारी चीज़ें लुसेंट में लिखी गई हैं, लेकिन हम जब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ें छूट जाती हैं और लगता है हमें बहुत टफ है। काफ़ी लोगों ने कोशिश की है, 354 पेज की लुसेंट की बुक है उसको पढ़ने की, पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास खत्म होता है, उसके बाद नींद आने लगती है, क्योंकि इतना लेंदी वे में है, समझना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हमने डिकोड किया, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष भी कहा गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो जुआ है, शराब है और स्त्री है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, स्मृति ग्रंथ भी कुछ होते हैं, जैसा कि आपने स्लाइड में देखा था, कुछ स्मृति ग्रंथ हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो स्मृति थी ये मनुस्मृति ही थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो मनुस्मृति है। अब देखिए कुछ चीज़ें रिलेट करिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो मत्स्य पुराण है। और सबसे प्राचीन जो है स्मृति कौन सी है, तो वो मनुस्मृति ग्रंथ है। इस मनुस्मृति में शुंग काल का ग्रंथ इसे कहा जाता है, यानी कि शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये टू मच इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ मैं आपको बोल दूंगा। मेरा काम है सारे फैक्ट को डिलीवर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नारद स्मृति। अब नारद स्मृति का संबंध किससे है, इनका संबंध है गुप्त युग की जानकारी मिलती है यहाँ से, यानी कि गुप्त युग की जानकारी। अभी यहाँ से भी इसको रिलेट करिए कि अभी अभी हमने पढ़ा कि गुप्त वंश का संबंध किस पुराण से था, तो गुप्त क्या होती है, वायु होती है। तो वायु पुराण का संबंध किससे था, गुप्त वंश से था। तो नारद स्मृति के बारे में जानकारी किससे मिलती है, गुप्त की जानकारी, यानी कि नारद स्मृति में गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए। अन्य वैदिक साहित्य में कुछ और भी चीज़ें बचती हैं, तो उसे भी हम देख लेते हैं। अब कोई भी चीज़ें नहीं बची हैं, जो बच रहा है, जैसे उपनिषद बच रहा है,
आरण्यक बच रहा है। तो लूसेंट की किताब में उपनिषद आरण्यक को आगे कवर किया है, यानी कि आगे पेज पे कवर किया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों को भी कवर कर लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा रहे हैं। यानी कि बौद्ध की कुछ किताबें हैं, उनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभी हम सब किताब ही पढ़ रहे हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया सब एक प्रकार की बुक है, एक प्रकार की ग्रंथ हैं, जितने भी ये सारे हैं, ठीक है। तो बौद्ध में भी कुछ बुक थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है जातक, और आपको त्रिपिटक भी देखने के लिए मिलेगा। सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। जो जातक है इनको हम जातक कथाएं बोलते हैं। इसमें जो है भगवान जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनकी पूर्व जन्म की कहानियाँ बताई गई हैं। किसमें? जातक में। तो याद रखिएगा कि द स्टोरी ऑफ ए बुद्धाज प्री नेटल के बारे में जानकारी किससे मिलती है? जातक से मिलती है, ठीक है। एक सेकेंड रुकेगा जरा। तो जातक से आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं त्रिपिटक को। अब ये त्रिपिटक पूछा जाएगा आपसे कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक में 3 तरह के पिटक हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये पूछा जाता है आपसे कि त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक है, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और इसकी भाषा जो है वो किस में है? वो पाली लैंग्वेज में है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट का जो बौद्ध साहित्य में है वो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। अब जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बुद्धिज्म के बारे में तो बताऊंगा कि बौद्ध धर्म जो आगे चल के 2 भागों में बट गया था। ये जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। तो हीनयान के प्रमुख ग्रंथ में क्या है, इस चीज को समझिएगा कि हीनयान के प्रमुख ग्रंथ में क्या है। इसमें जो है एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था कथा वस्तु। और कथा वस्तु के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। 2 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान समझिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बुद्ध जन्म के पूर्व की कहानियां किसमें मिलती है, बुद्ध जो थे महात्मा बुद्ध उनके जन्म की पूर्व की कहानियां जो है, पूर्व जन्म की कहानी वो जातक में मिलती हैं। लेकिन यदि उनके लाइफ कैरेक्टर के बारे में जानना है तो हमें कौन सी किताब पढ़नी होगी? हमें जो है कथा वस्तु के बारे में पढ़ना होगा। तो ये जो है बौद्ध साहित्य की इंपॉर्टेंट किताबें थी। और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जैन साहित्य की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें। तो हमारा वैदिक साहित्य भी कंप्लीट हो जाएगा, बौद्ध साहित्य भी हो गया, और अब हम जैन साहित्य को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैन साहित्य में 2 जो है आपको जानकारी रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आगम जो है ये किस साहित्य को कहा जाता है। तो आगम जो शब्द यूज किया गया है वो जैन साहित्य के लिए किया गया है। और प्रमुख साहित्य इसके 3 हैं, वो हमें समझ लेने हैं। 3 नहीं 2 ही हैं और बाकी आपको अंग बताया गया है। तो 2 कौन कौन से हैं? एक है भगवती सूत्र और एक है कल्प सूत्र। तो भगवती सूत्र में जो है ये स्वामी महावीर के जीवन कृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी कथा वस्तु से मिलती है, ठीक उसी प्रकार से भगवती सूत्र की जानकारी, भगवती सूत्र में हमें महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है। जो कल्प सूत्र है इसमें जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि टोटल जो है प्रमुख साहित्य के कितने अंग बनाए गए हैं, यानी कि 12 अंग में जो है इन चीज़ों को डिवाइड किया गया है। तो हमने जो है वैदिक लिटरेचर कंप्लीट किया, हमने बुद्धिज्म लिटरेचर कंप्लीट किया, और साथ ही में हमने जैन साहित्य को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चीज़ें क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपने स्लाइड में देखा था, सबसे पहले हमने वैदिक साहित्य को कंप्लीट किया, यानी कि रिलीजियस हिस्ट्री में जितने भी थे, वैदिक साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया। अब हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ेंगे, और ऐतिहासिक ग्रंथ में एक एक करके टोटल 6 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। उन 6 के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहली जो किताब है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं चाणक्य, इनका नाम विष्णुगुप्त है, और कौटिल्य भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इसका जो ऑथर है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। और आपको पता होगा कि जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? तो मौर्य वंश से संबंधित होगा। जाहिर सी बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है तो मौर्य कालीन की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हमें किस किताब से मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है। इसकी जो संरचना है, यानी कि इसके जो टोटल चैप्टर हैं वो कितने हैं? वो 15 हैं। और ये जो है आपका, एक सेकेंड, ये जो है आपका टोटल कितने चैप्टर में है?
ये प्रतिकरण तो इसमें जो है आपके 15 हैं, लेकिन चैप्टर कितने हैं? 80 हैं। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए देखिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लैंग्वेज कौन सी है, तो लैंग्वेज इसका क्या है? संस्कृत है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है राजतरंगिणी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कौन है? कल्हड़। आपको याद होना चाहिए, राजतरंगिणी जो है इसके लेखक कल्हड़ हैं और ये जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कश्मीर का इतिहास किस बुक में जो है मिलता है, तो आप क्या आंसर करेंगे? आप करेंगे राजतरंगिणी। किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि राजतरंगिणी में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी रखनी है कि ये संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास था। यानी कि किसी भी इतिहास में सबसे पहले यदि ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का, यानी कि बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखने का प्रयास किया गया था, तो वो जो है राजतरंगिणी में किया गया था, जिसके रचयिता कौन है? कल्हड़। ये दो इंपॉर्टेंट बुक हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो आगे किताबें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी इतिहास की किताबें हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो तीसरी किताब है वो है चचनामा, ठीक है। अब चचनामा के बारे में काफ़ी जो है अधूरी जानकारी है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपसे पूछा जाएगा कि जो चचनामा है उनको जो है फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किसने किया था, तो अली अहमद लिखा है, इसको आप अली कूफी कर सकते हैं, ठीक है। अली कूफी ने क्या किया था? इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था, ठीक है। क्योंकि कुछ किताबों में चचनामा के जो लेखक हैं उनके बारे में जानकारी ही नहीं मिलती, यानी कि ये अज्ञात है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था उसने अली कूफी ने किया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जाएगा कि अरबों की सिंध विजय की जानकारी किस किताब में मिलती है, तो वो चचनामा में मिलती है। अरबों की सिंध विजय से मतलब क्या है? आपको पता होगा कि 712 AD में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो वो अपने साथ बहुत सारे जो है इतिहासकार को लेके आया था। तो उन्हीं में से किसी एक इतिहासकार ने इस किताब को लिखा था जिसका नाम चचनामा है। और चचनामा में उसके द्वारा जितने जो है युद्ध जीते गए थे, आपने पढ़ा होगा मोहम्मद गौरी ने जो है 17 बार आक्रमण किया था हमारे भारत पे, तो बहुत सारी जानकारी हमें जो है इस किताब से मिलती है। यानी कि अरबों की सिंध विजय की जानकारी हमें जो है इस किताब से मिलती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो किताब है वो है आपकी अष्टाध्यायी, ठीक है। नेक्स्ट जो किताब है आपकी अष्टाध्यायी है, और इस अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? वो है आपका अष्टाध्यायी। किसने लिखा है? पाणिनि ने। अच्छा, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है ये भी समझ लेते हैं। तो जो अष्टाध्यायी है ये मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देता है हमें, यानी कि मौर्य काल से ही संबंधित ये भी किताब है, ठीक है। नेक्स्ट जो किताब है वो है गार्गी संहिता। देखिए ये सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, हमने जो है धार्मिक ग्रंथ सारे कंप्लीट कर लिए, सारे जो है इतिहास की किताबें, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? गार्गी संहिता। अब पूछा जाएगा गार्गी संहिता के लेखक कौन है, तो वो है कात्यायन। ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, इसमें ज्योतिषी के बारे में जानकारी मिलती है और भारत पे होने वाले यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले भारत में यदि कोई विदेशी आक्रमण हुआ था तो वो यवन आक्रमण हुआ था, ग्रीक अटैकर हमारे भारत में आए थे। तो उसके बारे में जानकारी किस किताब से मिलती है? गार्गी संहिता से मिलती है, जिसके लेखक कौन है? कात्यायन है, ठीक है। आगे की जो किताबें हैं उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जो सबसे लास्ट किताब है वो है महाभाष्य, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन है? पतंजलि। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। अब क्यों? अब समझ सकते हैं कि जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित थे, ठीक है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा शुंग वंश तो वहाँ सारी जानकारी दूंगा कि पुष्यमित्र शुंग के ही जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? महाभाष्य था, जिसमें हमें शुंग की जानकारी मिली। जाहिर सी बात है, जब शुंग वंश में ही थे वो, तो उन्हीं के बारे में लिखेंगे। तो ये जो है जितने भी थे हमने आपके हिस्टोरिकल लिटरेचर कंप्लीट कर लिया, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक नई शुरुआत के साथ। क्या पढ़ेंगे? विदेशी यात्रियों का विवरण। अब चीज़ों को समझिए, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री की हमने बताया आपको कि टोटल जो है 4 तरह के सोर्स हैं।
4 तरह के कौन कौन से सोर्स हैं? एक है आपका धार्मिक ग्रंथ जिसको हम रिलीजियस स्क्रिप्ट बोलेंगे, एक है आपका हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट जिसको हम ऐतिहासिक ग्रंथ बोलेंगे। तो ये दोनों तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब जो तीसरी है उसकी बारी है। तीसरे में हमने बताया था कि कुछ जो है फॉरेनर राइटर आएंगे जो कि हमारे यहाँ आएंगे, घूमेंगे, बहुत सारी किताबों को लिखेंगे जिसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिससे इतिहास को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम तीसरा जो है कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्या कवर करेंगे? जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, यानी कि कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं अशोक के, उससे हमें जानकारी मिलती है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट को लिंक कर पा रहे होंगे, कैसे चीज़ें समझना है हमें। जब आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, और हम यहाँ पे 4 तरह के यात्रियों को पढ़ेंगे। एक तो यूनानी राइटर पढ़ेंगे, दूसरा हम चीनी लेखक पढ़ेंगे, तीसरा हम अरबी लेखक पढ़ेंगे, और चौथा जो बचे कुचे हैं अन्य लेखक में वो आ जाएंगे। तो यूनानी रोमन लेखक में हम हेरोडोटस को पढ़ेंगे, डेमेसियस को पढ़ेंगे, चीनी लेखक में हम ह्वेनसेंग, फाहियान, ये सारे आ जाएंगे। अरबी लेखक में जो है अल बरूनी, ये सब चीज़ें, इब्न बतूता आ जाएगा। जो अन्य लेखक हैं उसमें मार्को पोलो वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे। तो एक एक करके पूरा डीपली जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है यूनानी रोमन लेखक। तो इसमें सबसे जो प्रमुख लेखक थे दोस्तों वो कौन कौन से थे ये हमें देख लेना है। तो ये टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस। अब सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, नाम दे देगा आपसे, बोलेगा कि जो मेगास्थनीज हैं ये कौन से लेखक हैं, या ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से यूनानी लेखक नहीं हैं। 3 नाम दे देगा, एक कोई और नाम दे देगा। आप वहाँ पे जब इसे नहीं समझे रहेंगे तो नहीं बता सकते। तो 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट थे, टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस। अब इनके बारे में हम पूरी डीपली जानकारी ले लेते हैं कि इन्होंने कब आया, किसके दरबार में आए थे, और कौन कौन सी किताबें लिखे हैं, उससे क्या क्या जानकारी मिलती है। सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेसियस के बारे में। अब देखिए टेसियस जो है ये हमारे भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखा जो विश्वसनीय ही नहीं है, यानी कि अविश्वसनीय चीज़ें लिख दिया था। तो इसकी ऐसी कोई किताब नहीं है। बहुत सारी मतलब चीज़ें जो लिखा था वो क्या थी, यहाँ ध्यान से पढ़िए। आश्चर्यजनक जो है कहानियाँ इन्होंने लिखा था। सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि ये कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का राजवैद्य था। अब जितने भी लेखक आएंगे या तो वो राजवैद्य होंगे या तो वो राजदूत होंगे, अम्बेसडर होंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक राज्य का राजा जो होता है वो दूसरे राज्य में भेजता है, किसको? राजदूत को भेजता है। तो जाहिर सी बात है जब एक देश से दूसरे देश में कोई राजदूत आएगा तो वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ लिखेगा जिससे किताब बनेगी और वो उसी से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। तो टेसियस जो है ये ईरानी राजवैद्य था, और ये भारत के संबंध में इसका विवरण जो है ये आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो इसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मतलब 1-2 किताबें लिखी हैं, लेकिन वो अविश्वसनीय है। ये चीज़ मतलब इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, ये चीज़ समझ सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि टेसियस का संबंध यूनानी लेखक से। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसको मार्क करिएगा, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट तो मार्क कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हेरोडोटस के बारे में। तो हेरोडोटस सबसे पहले ये कौन सा लेखक था? ये यूनानी रोमन लेखक था। ये कौन सी किताब लिखा था उसे हमें समझना है, और इसको इतिहास का जनक क्यों बोला जाता है ये भी चीज़ हम समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि ये जो है इतिहास का पिता कहते हैं इसे। पुस्तक जो है इसकी वो है हिस्टोरिका। अब ध्यान समझिए, इसने जो है इतिहास की एक ऐसी किताब, जो सबसे पहली किताब इन्होंने लिखा था जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का इतना सुंदर वर्णन किया था, तो इसको क्या बोल दिया गया? इसी को इतिहास का पिता बोल दिया गया। तो सबसे पहले जो है इतिहास की किताब यदि सुव्यवस्थित ढंग से लिखने वाला कोई था तो वो कौन था? हेरोडोटस था। तो याद रखेंगे, इसी वजह से इसको इतिहास का पिता कहते हैं। किताब का नाम हिस्टोरिका है। तो कई बार पूछा गया है कि हिस्टोरिका जो बुक है उसके लेखक कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा जो यात्री था यूनानी, वो था मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है, और कई जो है शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने कौन कौन सी किताब लिखी थी और ये किसका राजदूत था ये भी समझिए। अब देखिए जितने भी मैं लेखक पढ़ाऊँगा वो किसी न किसी दूसरे देश से
हमारे देश में आएंगे तो वो किसी राज्य से आ रहे हैं तो वो ज़रूर जो है किसी के एम्बेसडर होंगे, राजदूत होंगे। तो हम देखेंगे कि जितने भी लेखक मिलेंगे आपको सब कहीं ना कहीं के राजदूत रहेंगे। तो ये कहाँ का राजदूत था? ये जो है ईरान के सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब मैं पढ़ाऊँगा सेल्यूकस निकेटर कौन था। आप जब पढ़ोगे सिकंदर आया था, सिकंदर का सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर, और ये चंद्रगुप्त मौर्य से जो है मतलब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये सारी चीज़ें जब हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। अब चंद्रगुप्त मौर्य की राज दरबार में आया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन आया था? तो वो कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? इंडिका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। और जाहिर सी बात है जब ये मौर्य साम्राज्य के दरबार में आया है तो अपनी किताब में किसकी जानकारी लिखेगा? आप खुद ही बता सकते हैं कि ये जो है मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी लिखेगा। तो आप याद रखिएगा मेगास्थनीज के बारे में इतनी बातें कि वो जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मौर्य जो है वंश में, मौर्य साम्राज्य में आया था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे और उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये रहे आपके हेरोडोटस, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि यूनानी लेखक हैं, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे चौथा जो है वो है डाइमेकस। अब देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी यूनानी लेखक आए हुए हैं सब मौर्य साम्राज्य में ही अधिक करके आए हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो डाइमेकस है ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, ये सही हो जाएगा 1-2 दिन में। चलिए समझिए, जो सीरियन नरेश थे अंत्योकस, उनका राजदूत कौन था? उनका राजदूत था डाइमेकस। और ये जो है किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। जब मैं आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि बिंदुसार ने जो है सीरियन नरेश से क्या क्या मंगवाया था। ठीक है, मदिरा वगैरह भी मंगवाए थे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि डाइमेकस का संबंध जो है वो किससे है? वो जो है यूनानी लेखक से है। और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डायनोसियस। अब देखिए डायनोसियस ये किसके दरबार में आएगा? ये बिंदुसार के बेटे कौन है? अशोक, उनके दरबार में आएगा। ये भी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो डायनोसियस जो होंगे वो बिंदुसार के बेटे अशोक के दरबार में आए थे। और ये मिस्र नरेश टालमी के राजदूत थे। अब देखिए पूछा क्या जाएगा, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। इतना इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाली चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट नीचे वाली चीज़ें हैं। तो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिए कौन सा लेखक किसके दरबार में आया था, उसे आप एक जो है फ्लो नज़र में देख सकते हैं बस। ठीक है, चलिए टालमी को देख लेते हैं। टालमी जो है ये 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था, यानी कि भारत की ज्योग्राफी के बारे में इसने लिखने का प्रयास किया था और सबसे पहला प्रयास इसका था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो प्लिनी है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें लेनी है। और प्लिनी की किताब में याद रखनी है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब जो है प्लिनी ने लिखी थी, जिसमें जो है फ्लोरा एंड फना के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि भारतीय वनस्पति जग के बारे में जानकारी नेचुरल हिस्ट्री में मिलती है। तो ध्यान दीजिए, अब नाम में ही है इसका नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि नेचुरल चीज़ें हैं। तो वनस्पति और जीवों की जानकारी किस में मिलती है? नेचुरल हिस्ट्री में, जिसको प्लिनी ने लिखा था। तो ये थे हमारे यूनानी लेखक। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों चीनी लेखक के बारे में। ठीक है, तो चलिए चीनी लेखक को देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे चीनी लेखक आए थे। एक और बुक छूट रही है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बुक का नाम है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी। अब देखिए बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसे पता ही नहीं चलता है लिखा आखिर किसने है। तो ये भी उसी में से एक ऐसी किताब है जिसके बारे में अभी तक जानकारी ही नहीं मिली है हमें कि इस किताब को लिखा किसने, यानी कि इसके लेखक जो हैं वो एनोनिमस है, यानी कि अज्ञात है, पता नहीं चलता हमें। लेकिन जानकारी क्या मिलती है? तो ध्यान दीजिए, नाम में ही इसका है सी, यानी कि किसके बारे में है? सी के बारे में। तो कुछ समुद्र से ही रिलेटेड होगा। तो 80 AD के समय भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। तो पोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है कौन से बुक से? पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं चीनी यात्री को। ठीक है, चीनी यात्री में जो सबसे प्रमुख थे वो 3 ही थे, 3 ही के बारे में पढ़ना है। एक था फाहियान, शयुंगन और वेनसंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है चीनी यात्री। मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़िएगा। इसमें सबसे पहले हम फाहियान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए फाहियान को, ये कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। ये रहे आपके फाहियान, इनको देख सकते हैं। चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि इनसे संबंधित राजा कौन से, यानी कि ये किसके समय में आए थे।
क्योंकि हम यही देख रहे हैं सब में कि जो लेखक हैं वो किस के दरबार में आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फाहियान किसके दरबार में आया था, तो फाहियान आया था गुप्त वंश के गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे कि गुप्त राजा जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके दरबार में कौन सा चीनी लेखक आया था, तो वो फाहियान आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पुस्तक इसने कौन सी लिखी थी, तो पुस्तक का नाम तो फोग्यूजी है, ठीक है। क्या नाम है, फोग्यूजी। लेकिन इस किताब को कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिलता है बौद्ध राज्यों का अभिलेख। अब ध्यान समझिए, किताब के नाम में से ही पता चलेगा कि किसके बारे में जानकारी होगी। तो बौद्ध राज्यों की है, तो ध्यान दीजिए इसने जो है जानकारी क्या मिलती है, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। विशेषकर इसने मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति का उल्लेख इन्होंने किया। इन्होंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही समृद्ध हैं। और इसने मालवा के बारे में बताया था कि मालवा की जो हवा है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है, बहुत ही ज़्यादा सुहावना है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान दे सकते हैं। क्या बताया था इसने, मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको खुशी और समृद्ध बताया था। किस किताब में बताया था, बौद्ध राज्यों के अभिलेख में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो कौन से लेखक हैं वो समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके संयुगन। अब संयुगन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है, कुछ चीज़ें जानकारी रखनी है। जैसे यह 518 ईस्वी में भारत आया था, यह एक चीनी लेखक था, ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ जो है एकत्रित की। अब देखने को मिलेगा कि जितने चीनी लेखक आएंगे ना सब बौद्ध धर्म की जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं, जितने भी चीनी लेखक हैं, ठीक है। तो ये भी बौद्ध धर्म की जो है जानकारी एकत्रित किए थे 3 वर्षों में इन्होंने यात्रा की थी। तो बस इतना याद रखना है, संयुगन का संबंध किस जो है लेखक से है, तो चीनी लेखक से, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, ह्वेन त्सांग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में सारी जानकारी देख लीजिए। सबसे पहला इनका यात्रा, तो ये 629 एडी से लेकर के 645 एडी तक हमारे भारत में रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने साल हो गए, टोटल जो है आपके 15 वर्ष तक ये हमारे भारत में रहा है। और इसने बहुत सारी जानकारी दी गई है इसकी किताब के द्वारा, जो हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ह्वेन त्सांग थे, ये किसके शासनकाल में आए थे, तो शासनकाल उस समय था हर्षवर्धन का, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो जाहिर सी बात है, आपसे हमारा खुद प्रश्न है कि आप ही बताइए कि ये अपनी किताब में किसके बारे में जानकारी देंगे। जाहिर सी बात है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हैं तो उन्हीं के जो है साम्राज्य की जानकारी देंगे। तो हर्षकालीन व्यवस्था इन्होंने बताई थी किस तरीके से जो है। टोटल 138 देशों का विवरण मिलता है इनकी किताबों में, यानी कि ये काफ़ी जो है देशों में ये घूम चुके थे, यानी कि 138 देशों का विवरण मिलता है इनकी किताबों में, ठीक है। किताब का नाम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, किताब का नाम पूछा जाएगा आपसे, सी यू की। क्या नाम है किताब का, सी यू की नाम का किताब किसने लिखा था, ह्वेन त्सांग ने लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। अच्छा, कुछ विशेष इन्होंने किताब में लिखा है। अपनी किताब में इन्होंने बताया कि जो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है उसके जो कुलपति थे उस समय वो कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। ये भी जानकारी जो है इसको उस किताब से मिलती है। तो आई होप जो है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी ह्वेन त्सांग के बारे में भी कि ह्वेन त्सांग ने क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो हमने 2 लेखक डिस्कस कर लिए, यूनानी लेखक और चीनी लेखक। अब जो है हम कुछ अरबी लेखक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और लेखक है जो चीनी है, उनको ये देख लेते हैं। इनका नाम क्या है, इत सिंह। क्या नाम है, इत सिंह, ठीक है। तो इत सिंह को भी देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या जानकारी दी है, कौन सी किताब लिखे हैं ये। तो 7वीं सदी के अंत में भारत आया एक चीनी यात्री और अनुवादक था, और इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी मिलती है। यानी कि इसकी जो किताब है उसमें जो है, देखिए इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे आप याद कर सकते हैं कि इत सिंह का संबंध किस जो है लेखक से है, चीनी लेखक से, ठीक है। तो फाहियान हमने पढ़ लिया, संयुगन पढ़ लिया, ह्वेन त्सांग पढ़ लिया और इत सिंह पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग अरबी लेखक को देख लेते हैं। तो कुछ अरबी लेखक, अब अरबी लेखक कब आएंगे, जाहिर सी बात है कि 712 एडी में। ये डेट मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 712 एडी प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है।
उस समय उसके साथ मोहम्मद गौरी के साथ बहुत सारे लेखक आए थे, जिनमें जो है कुछ नाम है अल बरूनी, इब्न बतूता। 2 लेखक इंपॉर्टेंट है जो इनके बारे में हमें पढ़ना है, और ये भी पढ़ना है कि इनकी किताब में हमें क्या जानकारी मिलती है और कौन कौन सी किताब है। तो अल बरूनी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि इब्न बतूता अल बरूनी का संबंध किस लेखक से है, तो वो एक अरबी लेखक है। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट क्या है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था, वो था अल बरूनी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था ये। पुस्तक इसने कौन सी लिखी थी, किताब उल हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस चीज़ को आप भूल नहीं सकते हैं। ये पूछा जाएगा आपसे कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भी इसी का नाम है, और इसको भारत की खोज भी कहा जाता है। इस किताब को किसने लिखा था, इस किताब को अल बरूनी ने लिखा था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, ठीक है, तो इसको मार्क करके आप याद कर लेंगे। ठीक है, भाषा कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है कि जब ये अरबी लेखक हैं तो किताब भी किस लैंग्वेज में लिखेंगे, अरबियन लैंग्वेज में ही लिखेंगे। और टोटल जो है बताया जाता है कि इसमें 80 अध्याय हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जानकारी क्या क्या मिलेगी, तो देखिए जानकारी में हमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, समाज में तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, और राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां के बारे में जानकारी मिलती है। अब जाहिर सी बात है इसके पहले जो राजा हुआ करते थे वो राजपूत वगैरह थे, तो उनके बारे में उनकी कैसी स्थिति थी वो सारी जानकारी हमें अल बरूनी के किताब से मिलती है। किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इब्न बतूता को। अब इब्न बतूता भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अल बरूनी था। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी, तो सबसे पहले जानकारी लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था, और ये जो है एक मोरक्को यात्री था। अब बता दूं मैं आपको, मोरक्को देश जो है वहाँ पे भी जो है मुस्लिम जो है ज़्यादा है, तो वहाँ इसीलिए इसको अरबी लेखक में ही रखा गया है, यानी कि ये अरब से ही आया था। वहाँ एक देश है मोरक्को, तो इसको हम बोलेंगे मोरक्को यात्री। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि मोरक्को यात्री कौन है निम्नलिखित में से, तो वो कौन है, इब्न बतूता। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है इसका, रिहला। सबसे इंपॉर्टेंट, किस भाषा में है, अरबी भाषा में है। कौन कौन सी जानकारी मिलेगी, 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, और दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलेगी। ये तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भाई साहब आ रहे हैं, उन्हीं के लेखक हैं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली सल्तनत के बारे में ही जानकारी मिलेगी। ठीक है, अच्छा कुछ विशेष जो है इनके बारे में है वो भी चीज़ें हम देख लेते हैं कि सन 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है इससे इतना प्रसन्न हुआ इब्न बतूता से, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिभाशाली था। ठीक है, तो इससे इतना प्रसन्न हुआ कि इसने क्या किया, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि जज बना दिया था। किसको, इब्न बतूता को। कौन बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये हमने इब्न बतूता के बारे में बताया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया जो है चीनी लेखक के बारे में, हमने डिस्कस किया जो यूनान के जितने भी लेखक आए थे उन लेखक के बारे में डिस्कस किया। अब कुछ अन्य लेखक बचे हैं, और ये आपकी लास्ट स्लाइड भी होगी। कुछ अन्य लेखक में कौन कौन से हैं, जैसे नाम है तारानाथ, दूसरे कौन से हैं, मार्को पोलो हैं। इनके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी हमें लेनी है, ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना है, बस आप ध्यान दे सकते हैं कि ये एक प्रकार के तिब्बती लेखक थे। ये कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे तारानाथ, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कंग्यूर या तंग्यूर। कई जगह कंग्यूर मिलता है, कई जगह तंग्यूर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, मार्को पोलो के बारे में क्या जानकारी मिलती है। 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की इन्होंने यात्रा की थी, और पांड्य के इतिहास की जानकारी इनके किताब में मिलती है। तो इतना ही बस याद रखना है कि मार्को पोलो की जो किताब है उसमें जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो पांड्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब जो है कल हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी स्रोत के बारे में। अब देखिए आज हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको एक छोटे से रिकैप में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि जो सोर्स हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि सोर्स किसका सोर्स, इतिहास को समझने का सोर्स। इतिहास के समझने के सोर्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है रिलीजियस स्क्रिप्ट यानी कि धार्मिक ग्रंथ। दूसरा क्या है आपका हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है, ऐतिहासिक ग्रंथ। हमने जो है इसको भी कवर किया, रिलीजियस स्क्रिप्ट को भी, और हमने जो है हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट को भी कवर किया। अब हमने देखा कि किस तरह से फॉरेनर जो रिकॉर्ड हैं
यानी कि बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है। तो ये तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिया। बस एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, वो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि पुरातात्विक संबंधित कुछ सोर्स हैं। जैसे कुछ सिक्के मिले हुए हैं, कुछ ईंटें मिली हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली, ये सारी जो हैं इसको हम किस में रखते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में रखते हैं। ये जानकारी जो है हम कल आपको देंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, अभिलेख पढ़ेंगे, स्तंभ लेख पढ़ेंगे, सिक्के और अन्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक सीमित रहेगी। मिलते हैं कल की वीडियो में और पूरे जोश एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।